कल क्या पढ़ा था सर? कल बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता ही आता है, और वो पढ़ा था डिलीवरी के बाद राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं, अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं, सेक्शन कौन कौन से पढ़ लिए थे? 47 48 चाहे छोड़ देना, 49 ये तो इंपॉर्टेंट है ना, और अनपेड सेलर के बारे में पढ़ा था। तो अनपेड सेलर का हमने 49 सेक्शन क्या बोलता है? वो एक्सेप्शन क्या थे? ना 47 बोलता है कि पहला राइट क्या होता है? राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है? जब्त करना। 49 क्या होता है? कब मैं जब्त नहीं कर सकता। तो इसके हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, जब मैं अपने गुड्स को जब्त नहीं कर सकता। अब अगली बात, अब ये बताओ, अगर भैया गुड्स रास्ते में पहुंच चुके हैं, यानी अगर गुड्स तुमने ट्रक वाले को दे दिए, तो क्या राइट ऑफ लियन लगा सकते हो? क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था नहीं वो अलग बात है ना, ठीक है ना, लेकिन तब भी राइट ऑफ लियन नहीं लगा पाएंगे ना। हमने ये पढ़ा था अगर हमने ट्रक वाले को दे दिया, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, अगर हमने सामान किसको दे दिया है? अगर हमने सामान ट्रक वाले को दे दिया तो हम राइट ऑफ लियन नहीं लगा सकते। अब मान लो भैया ट्रक वाले को दे दी सनी देओल को, है ना, सनी देओल गाते हुए निकल गया, मैं निकला गड्डी लेके। अब अगर ट्रक वाले को सामान दे दिया, है ना, तो इसका मतलब जज साहब ने बोला कि भाई ये तुम्हारी मान लो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है, गोडाउन है ना, ये तुम्हारा बायर है, तुम्हारा बायर का नाम भी क्या है? चालू बायर, है ना। तुम्हें पता है बायर तुम्हारा चालू है, तुमने भैया बायर के लिए क्या कर दिया सर? सामान दे दिया ट्रक वाले को। अब ये बताओ, तुम ये चाह रहे हो कि ट्रक वाले को सामान दे दिया, राइट ऑफ लियन लगेगा? राइट ऑफ लियन लगेगा नहीं, क्योंकि राइट ऑफ लियन के लिए सामान अपनी मुट्ठी में होनी चाहिए। अब तुम ये कह रहे हो जज साहब से, जज साहब मैंने भले ट्रक वाले को सामान दे दिया और सनी देओल यहाँ बैठा है ना, लेकिन मैं चाहता हूं सनी देओल वापस आ जाए और मुझे वापस लौटा दे सामान। जज साहब कह रहे भाई जब तूने सामान देना ही नहीं था तो तूने ट्रक वाले को लोड क्यों कर दिया सामान, और जब तुझे वापस ही चाहिए था तो लिए नहीं लगा लेता। तूने ट्रक वाले को आज सामान दिया, 5 घंटे बाद तू कह रहा वापस ला दो। मान लो यहाँ से तमिलनाडु जा रहा है, केरल जा रहा है, तो तू एक दिन बाद कह रहा वापस ला दो। अब तो तू पागल है क्या? भाई यही जब्त करके रखता अपने पास, सामान लोड ही मत करता। अब तू लोड कर रहा है, अब तू कह रहा वापस ला दो। जज साहब को बहुत बुरी लगी बात कि अगर तुझे चालू बायर पे भरोसा नहीं है तो सामान देता मत, और अगर भरोसा है तो तूने सामान दे दिया, और अगर सामान दे दिया तो रास्ते से वापस क्यों मंगा रहा? जान दे, अब बताओ क्यों मंगा रहे हो? ना ऑर्डर ऑर्डर कोई कैंसिल नहीं है। सिर्फ एक ही खतरनाक काम हो सकता है जिसकी वजह से मैं अपने सामान को वापस मंगा लूंगा। एक ही खतरनाक काम हो सकता है इसकी वजह से मैं सामान को वापस मंगाऊंगा, और वो खतरनाक काम पता है क्या है? कि जब सामान रास्ते में था तो खबर आ गई, खबर उड़ती उड़ती नहीं, पक्की खबर आ गई। क्या पक्की खबर आ गई? कि जो चालू बायर है, बायर क्या हो चुका है? तो भैया वो बताओ, अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो चुका है और गुड रास्ते में है, तो उसका सामान अगर तुम पहुंचा दोगे तो वो तो वकील ले जाएगा कोर्ट में, फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। तुम गाजियाबाद में बैठे हो, वहां कोर्ट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु जाओगे आप लड़ने मेरा सामान, और वो भी पूरा ना मिले, है ना। तो जज साहब ने कहा अरे दादा ये बात तो सही कह दी। तो जज साहब ने सेक्शन 50 बनाकर उन लोगों की सहायता कर दी जो सच में क्या चाहते हैं, हाँ, कि भैया रास्ते में से माल वापस आ जाए, क्योंकि क्योंकि रास्ते में बाहर क्या हो चुका है? हाँ, रास्ते में बाहर क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका। बात समझ आई? सेक्शन 50 क्या बोलता है? हाँ, रास्ते सामान क्या होगा सर? वापस तभी आएगा ट्रक पे जब बाहर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, ये बोला सेक्शन 50 ने। इसे जज साहब ने क्या नाम दिया? इस प्यार को जज साहब ने क्या नाम दिया? राइट टू इन ट्रांजिट। अच्छा, स्टॉप करे करोगे क्या? स्टॉप करके वापस बुलाओगे? वापस बुलाए करोगे क्या? रीसेंट। तो हमने कल ये तो पढ़ा था, चाहे तुम राइट ऑफ लियन लगा दो, चाहे तुम राइट ऑफ
स्टॉप लगा दो। दोनों ही लगाने के बाद तुम्हें करना ही क्या है, रीसेल ही तो करना है किसी और को। ठीक है मुन्ना मुन्नी, बोलो। दोनों को रोक के हमें करना ही क्या है, हाँ सर, दोनों को रोक के हमें हाँ रीसेल ही करना है, रीसेल ही करना है। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं सर सेक्शन 50 के, यही प्यार भरी बात कहता है। देखो सर क्या लिखा है सेक्शन 50, अगर बायर, एक ही कंडीशन है सेक्शन 50 के लगने की, क्या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अनपेड सेलर के पास गुड्स है नहीं, तो वो क्या करेगा, रास्ते में स्टॉप कर देगा और गुड्स को क्या करेगा, अपने पोजीशन में ले लेगा, और फिर क्या करेगा, अगर रीसेल भी नहीं करना तब तक रखेगा जब तक बायर पूरा पैसा ना देते। अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरे पैसे की, है ना, ठीक है ना। तो ये चार बातें पूरी होनी चाहिए, अनपेड होने चाहिए आप, अनपेड सेलर पड़ रहे हैं ना, गुड्स आपके पास नहीं होने चाहिए, गुड्स आपके पास नहीं है तो कहाँ होने चाहिए, रास्ते में, यानी वहां तक पहुंचे ना हो, और रास्ते में बायर क्या हो चुका हो। अगर ये चारों बातें एक साथ पूरी, सेक्शन 50 कहता है रास्ते से वापस लौटा लो। अगर वो कह दे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकल में, जैसे सामने कह दिया रख लो भैया, फिर किसी और को बेच देना, है ना, राइट। अगली बात, अगली बात, कुछ महान लोग ये बोलते हैं कि भैया ये बताओ गुड रास्ते में कब से कब तक माने जाएंगे। हाँ एडवांस वापस चला जाएगा, गुड रास्ते में कब से कब तक माने जाएंगे, ये बताओ तुम्हारे पास से निकलते ही, बस तो ये लिखिए बात, ट्रांजिट शुरू हो जाएगा जैसे तुमने सनी देओल को दे दिया, है ना, और जब तक बायर क्या ना ले ले, पोजीशन, ओनरशिप की बात नहीं चल रही है, उसकी पोजीशनल डिलीवरी, तो रास्ते में माना जाएगा। यानी ट्रक पे लोड होते ही बायर के पास पहुंचने तक क्या माना जाता है, ये वाला सेक्शन बेकार है, लेकिन ये वाला याद रखेंगे ना, ठीक है। राइट टू स्टॉपेज लॉस्ट, इसका मतलब क्या है, राइट टू स्टॉपेज लॉस्ट का मतलब क्या होगा ना, राइट टू स्टॉपेज लॉस्ट यानी कि तुम रास्ते से सामान वापस कब नहीं बुला सकते, तुम मुझे बिना पढ़े बता दो रास्ते से सामान तुम कब नहीं वापस बुला सकते। अरे चलो हाँ, एक तो ये बात इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, तो बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट है ना, हो गया तो वापस बुला लोगे। मैं कह रहा हूं अगर रास्ते में सामान तुम वापस नहीं बुला सकते, अगर इंसॉल्वेंट और नॉन इंसॉल्वेंट की कोई बात ही ना हो, नहीं वो इंसॉल्वेंट तो हुआ नहीं, आधा नलक, आधा क्या होता है भाई, नहीं आधे फेरे हो गए, पूरी शादी मानते हैं कोई, अबे क्या बोल रही है, नहीं डिलीवरी की बात नहीं चल रही, मैं तो कह रहा हूँ रास्ते में सामान, अरे पहली बात सामान कहाँ पहुंच गया हो, बायर के पास पहुंचा, तो बायर ने रास्ते में सामान बेचना दिया और ले लिया हो आके, अच्छा है ना, बायर और या उसके एजेंट ने बोल दिया कि मुझे दे दो यहीं, बायर एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द डिलीवरी, हाँ पहुंचाना था तमिलनाडु, तुमने उसने एमपी में लपेट लिया सामान, हाँ पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, तो सुन तो लो पहले बात, ठीक है, पहले देख तो लेके करके पढ़ लेंगे ना, ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरा सबसे आसान जो तुम्हें बोलना चाहिए था, मैं राइट टू स्टॉपेज तब नहीं लगा सकता, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं, मैं लगा ही नहीं सकता, पोजीशन चलेगी तो भी तुम राइट टू स्टॉपेज लगा सकते हो, है ना, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ हो और इंस्टॉलमेंट हो भी गया हो तो भी सामान उसके गोडाउन में पहुंच गया, उसके पास पोजीशन आ गया ना, लेकिन यह रास्ते में लिए थे या उसके पास पहुंच गया, ये लिखी बात। जज साहब ने बोला तुम्हारा ट्रक ड्राइवर पहुंच चुका है उसकी फैक्ट्री में, और तुम्हारे ट्रक ड्राइवर ने उसे बोल दिया क्या कि भैया मैंने तुम्हारा सामान, है ना,
ट्रक में रख रखा है, उतार ले हमसे। यानी जैसे ही एक्नॉलेज कर दिया बायर को या फिर उसके एजेंट को कि मैंने तेरा या तेरे मालिक का सामान अपने ट्रक में रख रखा है, तो माना जाएगा वो सामान किसका हो गया। हाँ तो वही तो लिखा है इन ट्रांजिट एंड। और क्या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं कि राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म कब होगा, जब उस तक पहुंच जाए या फिर वो रास्ते में ले ले, या फिर वो रास्ते में ले ले। अभी तीसरा पॉइंट बढ़ते पढ़ाऊंगा। तीसरा पॉइंट एक अलग पॉइंट है जो लॉ में यहाँ डाल दिया, डलना नहीं चाहिए था। बात समझ में आई। पहला, बायर ने रास्ते में ले लिया। दूसरा, उसके गोडाउन में पहुंचा दिया। तीसरा, अगर माल शिप से जा रहा है, किससे जा रहा है, तो सुनना ध्यान से, तो मुझे शिप के कप्तान से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा, यानी कैप्टन से। उससे मैं दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल कि भैया तेरा शिप है और तू माल वहां पहुंचा रहा है, तो क्या बोलेगा, हाँ भाई मेरा शिप है, मैं माल वहां पहुंचा रहा हूं। तो इसका मतलब शिप किसका नहीं हुआ, बायर का तो नहीं हुआ। इसका मतलब गुड्स कहाँ है, रास्ते में। अगर उसने बोला कि भैया मेरा शिप नहीं है, बायर का शिप है और मैं बायर की तरफ से आया हूं, तो बायर का एजेंट हो गया ना। इसका मतलब डिलीवरी टू द शिप, डिलीवरी टू द शिप इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर। फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते क्योंकि वो बायर का एजेंट बन गया है। ये लिख की बात, गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर और एज अ एजेंट। अगर वो कैरियर है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा। अगर वो कह रहा है मैं तो बायर का, मैं भैया शिप वाला नहीं हूँ, ये शिप ही उसका है, मैं तो बस ड्राइवर हूँ उसका, उसका मतलब क्या हुआ, डिलीवर टू द बायर। डिलीवर टू बायर हो गया, नहीं हो गया। तो यहां तुम स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते, तुम यहां लगा सकते हो। ठीक है, राइट। बोलो तीन बात, 3 पॉइंट समझ में आ गए। राइट, अगली बात, where the carrier truck wrongfully refused to deliver the goods to the buyer, है ना। अगर ट्रक वाले ने, सनी देओल ने गलती से गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया बायर को, पर है तो वो बायर के, उसे कोई गलत फहमी हो गई, शक्ल मैच नहीं कर रही, नाम मैच नहीं कर रहा, तो लग रहा है एड्रेस मैच नहीं कर रहा, है ना। तेरी फोटो जो भेजी है उसमें तेरी दाढ़ी नहीं है, तू कैसे दाढ़ी बढ़ा के बैठा है यहाँ, तो कह रहा ना 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 भैया मैं तुझे सामान नहीं दूंगा। तो जज साहब ने कहा जब तक ये कंफ्यूजन दूर कर लो, लेकिन हम इसे क्या मानेंगे कि अब तुम सामान वापस नहीं बुला सकते क्योंकि तुम गलती से मना कर रहे हो, पर है तो सच का बायर। तो इसमें लॉ, तो फिर उसे वापस लेना पड़ेगा, सामने वाला किसी और का माल थोड़ी रख लेगा। हाँ ट्रू ओनर, नहीं नहीं ट्रू ओनर के पास जाएगा। पर ऐसा क्या हुआ नहीं कि गलत एड्रेस में तुम डिलीवर कर दो सामान, तो उसमें ग्राहक की गलती थोड़ी मानी जाएगी, है कि नहीं। फिर तो उससे वापस लेंगे भाई। लेकिन ये हो चुका होगा लॉ में कि उसने मना कर दिया देने से, भैया मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ लेकिन मुझे तुम पे शक हो रहा है, पर मैं कह रहा हूँ तुझे नहीं दूंगा भाई, शक है मुझे, तो फिर तुम माल को वापस नहीं बुला सकते क्योंकि वो गलती से तुम मना कर रहे हो, है ना। यहाँ पे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा। ठीक है, राइट, बात समझ में आ गई। अगली बात, अच्छा ये बताओ जो इस टॉपिक के अंदर आनी नीचे, पर फिर बताओ जज साहब ने क्यों लिख रखा है इसे। अगर गुड्स पार्टली डिलीवर हो गया और बाकी रिमेनिंग सामान के लिए बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या करूं, तो रिमाइंडर के लिए क्या करो आप, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा लो। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लग सकता जो गुड डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट लग सकता है जो नहीं हुए। अगली बात जो तुम बोल रहे थे भैया वो सबसे आखिरी में लिखी है बात, अगर रास्ते में सामान है, कहां पे, रास्ते में सामान है और चालू ने तुमसे पूछकर इसे किसी और को बेच दिया, तो राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा लोगे, पैसे लगा लोगे, तुमसे पूछकर बेच रहा है वो, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा। सबसेल बाय चालू, सबसेल बाय चालू विद योर कंसेंट, चालू ने सबसेल कर दिया तुम्हारी कंसेंट के साथ, तो तुम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हाँ तो तुम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा। हाँ हाँ, तो पहला पॉइंट हो गया ना। ठीक है, कितने पॉइंट समझ में आ गए,
छह पॉइंट ऐसे में राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं लगता। आखिरी वाला तुमने सेलर से पूछकर बेच दिया, जब सेलर खुद कह रहा है बेच दे तो फिर राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं लगाएगा। ठीक है। दूसरा, पार्ट डिलीवरी पे आप राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते, बाकी पे लगा लो। ठीक है। अगर सामने वाले ने गलती से किसी गुड्स देने से मना कर रहा है, जब सब कह राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो गलती है किसकी, ट्रक ड्राइवर की। शिप वाला तो पूछना पड़ेगा कि भैया एजेंट है तो राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते। ठीक है ना। पहले पॉइंट में अगर रास्ते में उसने सामान ले लिया तो राइट टू स्टॉप इन लगा सकते, और दूसरे पॉइंट में अगर उसके घर तक सामान पहुंच चुका है तो राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते। तीसरा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है एक्चुअली में, है ना, जो गलती है लॉ मेकर की, उन्होंने इसमें डालना नहीं चाहिए था। एक्चुअली ये वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अजीब सी बात है, और ये एग्जाम में आ भी जाता है। सुनना ध्यान से। सनी देओल कहाँ पहुंचा, बाहर कह रहा मैं तो ना ले रहा सामान, लड़ाई होगी सेलर से उसकी। सनी देओल कह रहा तो भाई क्या करूं, मैं सामान ले रहा, तो मैं तो भैया ट्रक वाला हूँ, मुझे तो भाड़ा, मेरे को तो भाड़ा मिलेगा, तो अपने गोडाउन में सामान उतार ले, मैं जाऊँ घर को। बाहर कह रहा मैं लेना ना, बोल क्या कर लेगा, मैं लेने के दरवाजे ना खोलने का हूँ। सनी देओल वापस चल दिया। ठीक है। सेलर उसने सेलर को बताया ये सामान ना ले रहा, ये सेलर पता क्या बोला, तुम क्या बोल रहे हो, मैं भी ना ले रहा। सनी देओल ने वहीं ब्रेक मार लिए रास्ते में। अब सनी देओल ट्रक में आग नहीं लगा सकता क्योंकि ट्रक तो उसका ही है ना, वो तो अपने ट्रक का भाड़ा ही तो लेता है। कह रहा बताओ यार, इनके चक्कर में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट और हाथ से जाएंगे। अब सनी देओल कह रहा है भैया मैं बायर सामान नहीं ले रहा, सेलर वापस नहीं ले रहा, मैं रास्ते में, मुझे कल किसी और का माल ले जाना है ना। अब बताओ क्या होगा। रोड पे पागल हो रहे हो, मना ले रहा ना बाहर, घर के बाहर से छोड़ दे। तो जज साहब ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। जज साहब ने पता क्या बोला, जब तक जब तक दोनों का, सेलर का बायर का फैसला ना हो जाए, हम मानेंगे गुड्स इन ट्रांजिट है, ट्रांजिट अभी एंड नहीं हुआ है। भाड़ा बनता रहेगा उसका, है ना, भाड़ा चार्ज होगा। अगर बायर ने मना कर दिया, सेलर ने मना कर दिया, तो ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एंड, ट्रांजिट एंड, गुड्स ट्रांजिट में ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि एक बार पूछ चुके हैं कि बताओ गुड्स का क्या होगा, तुम्हें बताना है। हाँ, बच्चों वाली बात है, पढ़ने वाली कुछ खास बात है नहीं। बताओ, पुराने जमाने का लॉ है, मोबाइल तो था नहीं, तो बताओ सनी देओल को कैसे रोके रास्ते में, या तो खुद ही भगते हुए चले जाओ, ट्रक के आगे लेट जाओ, आगे मत ले जा भाई, या फिर तुम्हें कोई ऐसा नोटिस का इंतजाम करना पड़ेगा, कबूतर जहां जा की तरह, कि उस तक ये खबर पहुंच जाए, रास्ते से वापस मत आ, आगे मत जा, वापस आ जा। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने में पुराने जमाने में कोई मोबाइल नहीं होता था, तो या तो अपना राजदूत भेजना पड़ता था, है ना, जो बहुत तेजी से जाए, या फिर कोई ऐसा इंतजाम करना पड़ता था कि नोटिस उस तक पहुंच जाए। ठीक है, राइट। तो कोई खास बात है नहीं, है ना। सेक्शन क्या पढ़ लिया सर, 50 पढ़ लिया और 51 पढ़ लिया। सनी देओल की क्या ड्यूटी है, पढ़ने की बात नहीं, तुम बिना पढ़े बताओ सनी देओल की क्या ड्यूटी है। और अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लग गया तो ये लिखिए, मत अपने घर थोड़ी ले जाएगा, तो सामने का यही उसकी ड्यूटी है भाई। दोनों में डिफरेंस पढ़ना जरा। हम्म पार्टनर मतलब उसने अपने फैक्ट्री सामान किसी और को दे दिया, लिखिए, समझ, सही बात है, कोई खास बात नहीं है ना। अगली बार जो तुम जानते हो
राइट ऑफ लियन कब एंड होगा? जब गुड्स ट्रक वाले के पास चला जाएगा। राइट ऑफ स्टॉपेज कब शुरू होगा? जब गुड्स ट्रक वाले के पास आ जाएगा। तो उसका एंड इसकी शुरुआत होगी ना। अगली बात, हाँ, छोटा उज्ज्वल है। जज साहब ने, है ना, एक बहुत भलाई का काम किया। इसके लिए सर, सेलर के लिए। जज साहब ने बोला भैया ये तुम सेलर हो, ठीक है, और ये तुम्हारा भैया चालू बायर है कि नहीं बात? नहीं बात? तो जज साहब ने कहा कि जो तुम्हारा चालू बायर है, अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, क्या नहीं दिए भैया? हाँ, चालू बायर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि पैसा क्या है? अनपेड। तो तुम क्या कहलाए गए? सेलर, वो भी अनपेड, ठीक है। अब इसने क्या किया चालू पंक्ति में कि कई बार सामान डॉक्यूमेंट के थ्रू भी सेल हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसे बोलते हैं सेल बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, है ना। यानी कि जो गुड्स के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसके थ्रू भी क्या हो जाती है? सेल हो जाती है। लेकिन तुम्हारे पास, तुम्हारी फैक्ट्री में सामान तुम्हारे पास फैक्ट्री में रखा है ना। ये बेचारा भोलू कौन? तो जज साहब ने कहा भले ही सामने वाला क्या है? भोलू है, और उसने डॉक्यूमेंट से सामान तुम्हें बेच दिया, तो तुम्हारे दो राइट, कौन से राइट? राइट टू स्टॉप और राइट ऑफ लियन, उसके सब सेल करने पर भी, क्या करने पर भी? उसके सब सेल करने पर भी क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। जब तक कि तुम्हें क्या ना मिल जाए, जब तक कि तुम्हें 1 रुपया भी तुम्हारा वापस ना मिल जाए, यानी कि पेमेंट ना हो जाए, तब तक तुम्हारा उसका राइट क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। तो जज साहब ने बोला राइट ऑफ अनपेड सेलर जिंदा रहेंगे, चाहे तुम्हारा बायर उसे किसको क्या कर दे सर? दोबारा किसी को सब सेल कर दे तुमसे बिना पूछे। सब सेल कर दे, तुमसे पूछा नहीं, तुमसे पूछते तो बात खत्म हो जाती। तुमसे बिना पूछे उसने सब सेल कर दिया, तुम वहां अपनी फैक्ट्री में बैठे, पैसा देगा पैसा देगा। तो जज साहब ने कहा पैसा ना है ना, करने दो उसे, बेचने दे आगे, ये दोनों झेल लेंगे आपस में। तो तेरा राइट क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। तो मतलब जनरल रूल क्या बना? मतलब जनरल रूल क्या बना? बोलो। राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, रिमेन वैलिड रहेगा, एग्जिस्ट करेगा इवन सबसेल बाय बायर। मुद्दा ये उठा, क्या इस बात का कोई एक्सेप्शन हो सकता है? बोलो। कि सामान सब सेल कर दिया जाए, सामान क्या कर दिया जाए? सब सेल कर दिया जाए, और सब सेल करने के बाद, अरे सुन नहीं रहे बात, सब सेल करने के बाद तुम्हें बताया भी नहीं, किसने? चालू ने, ठीक है, और तुम्हें सामान देना पड़ जाए या स्टॉपेज तुम लगा नहीं सकते। ना ना ना, ये तो हाई लेवल पे चला गया मामला। हाँ, बहुत हाई लेवल पे चला गया भैया, बहुत हाई लेवल पे चला गया। बोलो। पहली बात, दो एक्सेप्शन है। पहली बात, उसके सब सेल करने के बाद, उसके सब सेल करने के बाद तुमने अपनी सहमति दे दी, रोन लगा के, अरे भैया मेरा बाहर मुझे मिल गया था भैया, मैं पैसे का, मेरा पैसा नहीं था भैया, मेरे पैसे नहीं थे ना, सर 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 प्लीज, है ना,
है ना, क्षमा कर दो सर, एक बार क्षमा कर दो सर, मैं इस वैलिड कर दो। तो तुमने सब सेल करने के बाद क्या किया? कंसेंट दे दी तुमने। और बताओ दूसरी बात, बताओ दूसरी बात क्या है? चालू ने सामान बेच दिया, भोलू ने पेमेंट कर दी, है ना। भोलू तुम्हारी फैक्ट्री में आया, या सामान रास्ते में था, भोलू कह रहा सामान दे दो और तुम्हें देना पड़ेगा। या तो उसने माल बेच दिया हो, माल बेच दिया, बेच ना दिया, माल बेच दिया, बेचते बेच दिया। और उसके बाद में कंसेंट मिली पर लेकिन पैसे भिजवा दिए। नहीं अनपेड हो भैया, तुम अनपेड हो, पैसे को भिजवा दिए। अनपेड वाला पढ़ रहे हो तुम, अनपेड हो। हाँ, ना ना ना, ये भोलू आ रहा तुम्हारे पास, भोलू कह रहा है सामान दे दो मुझे। हाँ, क्यों देना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई तो पूछ रहा हूँ क्यों देना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें देना पड़ जाए तो क्यों देना पड़ जाए? कस्टमर तुम्हारा भोलू थोड़ी है, और हम सेलर की नजरों से पढ़ रहे हैं। अनपेड सेलर, ये सेलर के अधिकार की बात चल रही है, ग्राहक को नाराज। अच्छा ये बताओ, तुम किसी दुकानदार को पेमेंट ना दे के आओ और वो तुम्हें नाराज भी ना करे, वाह वाह वाह। मैं तुम्हारी दुकान पे गया, उज्जवल की दुकान पे गया, मैंने इसे पैसे नहीं दिए, लेकिन ये मुझे नाराज नहीं करेगा। अरे तो पैसे क्यों क्यों नहीं लेगा भाई वो? एक तो ये बात समझ में आती है, तुमने खुद ही कह दिया चल पैसे वैसे ना आए तो सामान ले जा, तो तुमने भोलू को क्या कर दिया? सामान दे, तुमने अपनी कंसेंट दे दी इसको, चालू को, कि भोलू को भेज दे, चल मैं सामान दे दूंगा। मैं पूछ रहा हूं, तुम अनपेड हो, ठीक है, इसने तुमसे बिना पूछे क्या कर दिया? माल बेच दिया बिना पूछे, तुम्हें पैसे नहीं दिए और खुद आगे बेचे बैठा है। नहीं 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 नहीं, भोलू ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि भोलू सच में क्या है। हाँ, भोलू इज रियली भोलू, भोलू इज रियली भोलू मतलब, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गुड फेथ बायर। सेक्शन 27 में मैंने तुम्हें बताया, उसने कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि जज साहब मैंने पूरी पेमेंट दे दी, इसने मुझे क्या कर दिया? माल बेच दिया डॉक्यूमेंट से, और इसने मुझे बोला माल मेरे पास है रखा, माल इसके यहाँ रखा है, इसके यहाँ, वहां से उठा ले। अब मैं जब यहाँ से भागा 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 कहाँ गया? इसके यहाँ गया, यहाँ पे गया। अब ये अपनी फैक्ट्री के दरवाजे बंद करे बैठा, कह रहा मैं तो दूंगा नहीं तुझे सामान, क्योंकि जिससे तूने खरीदा है ना, और जिसने तुझे भेजा है, उस बंदे, वो बंदा मेरे पैसे खाए बैठा है। अब वो मेरे पैसे खाए बैठा है, उसने तुझसे भी पैसे ले लिए, उनने डबल मजा ले लिया, मेरे पैसे दिए नहीं तुझसे ले लिए। अजीब बात नहीं है? डबल बेनिफिट नहीं कर रहा, डबल मजा। जिससे खरीदा उसके दिए नहीं पैसे, और उसका माल ही आगे बेचकर आगे वाले से और ले लिए। तो सेलर ये बोल रहा है, कह रहा भैया उसने मेरा पैसा दिया नहीं, तुझसे और ले लिया। अब तू कह रहा है मुझे तुम सामान दे दो, तो पागल थोड़ी हूं कि तुझे सामान भी दे दूं और उसका पैसा भी ना मिले, तो मैं तो फ्री में बांट दिया सामान। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जैसे सामने का देना पड़ेगा, अगर भोलू कौन है? गुड फेथ बाय। तो ये सेलर के ऊपर थोड़ी जाती होगी इस पॉइंट में, क्योंकि सामान देना। हाँ, चालू के ऊपर केस चलेगा फिर। बात समझ आ गई? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। देखो ये लिखी बात, ये बताओ ये खुश क्यों हो रहा है? चालू नहीं है, अनपेड सेलर है, और अनपेड सेलर में जज साहब ने बोला अनपेड सेलर के राइट अफेक्ट नहीं करेंगे सब सेल होने से। ये जर्नल लॉ पे खुश हो रहा है, ये पढ़ लो जल्दी, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे सब सेल करने पर भी, अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे सब सेल करने पर भी।
सही बात है। दूसरा पढ़ लेना, अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे रहेंगे, ये लिखिए बात। मान लो कि ऐसा हो जाता है कि एक्स कह रहा है, रुक जाओ, एक्स कह रहा है मैं तो नहीं दे रहा सामान, इसमें क्या कह रहा है कि मैं रास्ते से वापस मंगा लूंगा सामान। तो ये बालक इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि अनपेड सेलर के राइट, अब आया इसके एक्सेप्शन 2, अनपेड सेलर के राइट कब खत्म हो जाएगा। मान लो कि ऐसा हुआ कि डिलीवर कर दिया तो और फिर बी ने आगे भी किसी को बेच दिया और बी तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कुछ चीजें वसूली अभी बताऊंगा, पहले ये पढ़ो पहले। कॉन्ट्रैक्ट करना। तो लिखा तो अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे। नहीं, मान लो ए ने डिलीवर कर दिया, सेलर ने वाई को डिलीवर कर दिया, वाई ने आगे सब सेल कर दी, तुम्हारी कंसेंट लेके कंसेंट लेके फिर नहीं, फिर तो फिर भी इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ वो तो फिर बात, फिर अलग केस हो गया ना, फिर अनपेड सेलर कहाँ रहा वो, तुमसे कंसेंट ले ली तो अनपेड सेलर कहाँ रहा, फिर तो राइट अगेंस्ट, अभी पढ़ेंगे आगे, अरे भैया पढ़ेंगे आगे, पढ़ लो भाई, तुम तो उसे पेड बना रहे हो, जब उसने तुम्हारी कंसेंट से आगे माल बेच दिया तो तुम्हारी कंसेंट ले ली ना, फिर अनपेड सेलर का राइट कहाँ रहेगा। अनपेड सेलर का राइट खत्म हो जाएगा, क्या मतलब, गुड डिलीवर हो गया फिर नहीं, ना ही लियन कर सकते, ना ही स्टॉप कर सकते, सब सेल पर भी, अगर सब सेल पर तुमने क्या दे दी, कंसेंट, सेलर ने कंसेंट दे दी कि जा जी ले अपनी जिंदगी आगे, चालू किसको बेच दे, भोलू को बेच दे, तुमने चालू कंसेंट दे दी, बेच दे, तूने मुझे पैसे नहीं दिए, बेच दे, जल्दी पढ़ लो केस लो। बढ़िया। समझ गया ना हाँ जी, भाई, तू क्यों कह रहा है उसे बेचने को, सामने वाला तो तुझे बेवकूफ बनाएगा, सामने वाला तो बोलेगा भाई मैं इसे आगे बेच देता हूँ, आगे से पैसा आएगा मैं तुझे दे दूंगा, तो तू क्या कह रहा है आगे बेच दे उससे को, तो तेरी गलती, अब तेरा राइट ऑफ कौन सा, स्टॉपेज ट्रांसफर की दोनों ही राइट खत्म, रास्ते में हो तो वापस नहीं बुलाएगा, तेरे पास खुद के गोडाउन में हो तो भी तो तू जब्त नहीं कर पाएगा, तेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि तू खुद कह रहा है बेच दे आगे। दूसरा, भोलू कौन निकला, पर्सन कौन, भोलू, भोलू सच में क्या निकला, गुड फेथ और पैसे देकर, तो फिर तुम सामान देना पड़ेगा और फिर तुम चालू पे केस कर लेना। तो ये थोड़ा सा गलत लॉ है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर को बेचारे को पता नहीं लग रहा, और भोलू क्या कहते हैं मैं तो भोलू, है कि नहीं बात। अगली बात, अगर तुमने सामान, अगर चालू ने सामान गिरवी रखा है, प्लेज का मतलब क्या होता है, तो बताओ अनपेड सेलर का राइट जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, सेम है, रहेगा, अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन राइट एक्साइज जिंदा रहेगा, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी, प्लेजी बोले तो जिसको सामान गिर रख, मान लो बैंक को गिरवी रख दिया है ना, हाँ बैंक बैंक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसका होता है पहले सामान, वो किसका माना जाएगा, बैंक का। प्लेजी में बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज द फर्स्ट इंस्टेंस अदर गुड एंड सिक्योरिटी ऑफ द बायर अवेलेबल टू द क्लेम, है ना, तो बैंक को ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारा भी सामान गिरवी रख के तुमसे लोन ले ले, पैसा नहीं चुकाया, तो पहले तुम्हें कौन सा सामान बेचना है, चालू का नहीं, पहले चालू ने कोई और सामान गिरवी रखा है तो पहले उसे बेचना, उसके बेच के भी पैसे ना मिले तो फिर चालू का सामान वाला बेचना जो अनपेड वाला राइट था, है कि नहीं बात, समझ में आई, मतलब तुमने किसको सामान दिया, चालू ने वो किसको रख दिया गिरवी, ये सेम सामान, लेकिन चालू ने बैंक को ये वाले सामान के अलावा कोई और चीज भी गिरवी रख दी, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, मान लो चालू ने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया है ना, तुमसे वो क्या ले रहा था, तुमसे मान लो वो फर्नीचर ले रहा था, ठीक है, अब
चालू ने इसके पैसे नहीं चुकाए, अनपेड सेलर है, हाँ, अब तुम अनपेड सेलर हो, लेकिन यहाँ गिरवी रख दिया। तो गिरवी रखने पर जज साहब ने बैंक को बोला कि फर्नीचर भी गिरवी रखा है, गोल्ड भी गिरवी रखा है, तो पैसा चुकाने के लिए पैसे किसी पहले क्या बेचना है, पहले गोल्ड बेच पहले गोल्ड बेचना है। अगर बायर ने अपने पास से तब तो बैंक में देनी। ठीक है ना, यानी सिंपल सी बात, तुम्हें बस ये याद रखना है, अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे तब सेल करने पर भी। ठीक है, इसके दो एक्सेप्शन। इसके बाद क्या करोगे, राइट ऑफ लीज से ही है ना, चाहे अब सेक्शन 54, चाहे 47 लगाओ चाहे 50 लगाओ, 47 लगा के भी बेचूंगा, 50 लगा के भी बेचूंगा। अब एक बात जो ध्यान में रखनी है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो बायर को बताना मत, बेच देना। बायर को मत कहना पैसे दे रहा नहीं दे रहा, सेलर क्या करेगा, बेच देगा। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो तुम्हें बायर को नोटिस देना पड़ेगा। जो तुम बोलते हो ना, शेयर रीसेल करने से पहले क्या करना पड़ता है, 14 दिन का नोटिस आता है, वो इसलिए लिखा है। कंपनी लॉ कहता है 14 दिन का नोटिस, किसी और केस में कितने 10 दिन का 20 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात सुनना ध्यान से, तुमने रीसेल किया, वो सामान था मान लो 1 लाख रुपए, कितने का, तुमने वापस बुला लिया, है ना, तो रीसेल करोगे, 1 लाख का माल सेल हुआ 1,20,000 में, तुम्हें तो और प्रॉफिट हो गया, वो तुम्हारा या बायर का, पक्का, बायर को क्यों नहीं दोगे, अपने ग्रुप का ownership जज साहब ने बोला बायर, बायर का राइट ही क्या मांगने का, बायर तो पहली बेईमानी करे बैठा है, पैसे दिए नहीं टाइम से, तो वो प्रॉफिट किसका होगा। अच्छा अगर उल्टा हो जाए, 1 लाख का माल तुमने बायर को बेचा, बायर ने तुम्हें अनपेड साबित कर दिया, ना तुमसे माल लिया ना तुम्हारे पैसे, तुमने जब्त कर लिया, जब्त करके जब रीसेल किया तो वो बिका 90 का। अब बायर देगा लॉस, बायर के डिफॉल्ट हुआ। फ्रॉम द बायर, अब तुम चालू से वसूलोगे, सेलर के मजे आगे नहीं आ गए, प्रॉफिट हुआ तो उसका, लॉस हुआ तो बायर देगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जज साहब ने कहा ऐसा भी नहीं कि उसे लूट लोगे, यहाँ सेलर की एक जिम्मेदारी हुई कि सेलर 10,000 रुपए तभी वसूलेगा जब उसने नोटिस दे रखा हो। देखो ये लिखी बात, अनपेड सेलर, सुनना ध्यान से, ये जो मैंने, हाँ पहली में तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो तो, ये तो लिखा है, क्या अनपेड सेलर 10,000 का लॉस रिकवर कर सकता है, सीपी माइनस एमपी कर दो चाहे से, है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 1 लाख का, मार्केट में कितना बिका 90 का, 10 का तुम्हारा लॉस हो गया, तुम बायर से रिकवर करोगे, बायर कौन है हमारे केस में, चालू, चालू से रिकवर करोगे तो रिकवर कर लेना, तो परीक्षा में तो कर सकते हो, है ना, अगर नोटिस नहीं दिया तो 10 नहीं मिलेंगे। अगली बात सुनो, अगली बात, ओरिजिनल बायर जो है चालू, चालू कह रहा है कि भैया तूने मुझसे कितने में डील की थी, अब वो माल कितने का हो रहा है, 1,20 का, चालू कह रहा है 20 का प्रॉफिट मुझे दे, मेरी वजह से हुआ है, तुझे दे दोगे, अगर नोटिस दिया है तो नहीं दोगे, अगर नोटिस नहीं दिया उसे तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पता क्या बोल देगा, तूने मुझे बताया नहीं, मुझे बताया तो मैं जरूर तेरे को लाख रुपए दे देता, अरे तो 1-2 दिन का समय तो देता, वो झूठ बोल देगा कहाँ पे, कोर्ट में, तो सामने को उसके झूठ बोलने तक की नौबत क्यों लान दे रहा भाई, नोटिस देने में कोई दिक्कत है क्या। अच्छा जिसको बेचा है चालू ने, भोलू, न्यू बायर जो है उसको गुड टाइटल मिलेगा, मिलेगा, चाहे तुमने चालू को नोटिस दिया हो ना दिया हो, तो क्या मिलेगा भाई, उस गुड्स तो उसके रहेंगे, गुड टाइटल उसे मिलेगा।
सामान किसका रहेगा? सामान तो भोलू का बोलो भाई। रीसेल करने पर, है ना। तो न्यू बायर कौन होगा? जिसको तुमने शेयर रीसेल करे। अरे तो उससे उस सामान तो उसका ही रहेगा। हाँ, वो तो कहेगा भाई तुमने मुझे रीसेल करे, तुम आपस में क्या कर रहे हो, मुझे इससे क्या मतलब। शेयर तुमने रीसेल की एंट्री डाली होगी, मिस्टर एक्स को तुमने अगर शेयर रीसेल करे तो मिस्टर एक्स तो शेयर तो मिस्टर एक्स के हो जाएंगे। हाँ, अब तुम वाई के साथ क्या लोचा कर रहे हो उससे तुम बताओगे भी नहीं। ठीक है भैया, हाँ जी। चैप्टर खत्म। अब जो तुम कह रहे हो ना भैया, है ना, वही बातें हैं। और ये पढ़ने वाली कुछ बातें मैं कॉन्टेंट में पढ़ा चुका हूँ, है ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि लिखा क्या, तुम कहाँ पढ़ चुके हो। जो तुम कहते थे ना भैया, ये वो है, तुम सेलर और ये चालू बायर, ये सनी देवल। सनी देवल रुका ही ना रास्ते में, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे कोई मोड़ ही ना आया, है ना। कह रहा कोई मोड़ आया, इतने दिन मैं माल छोड़ा है, मैं मोड़ ही ना आया कोई। सीधा कहाँ जाके ब्रेक लगाए? चालू बायर के गोडाउन के अंदर, सीधा दरवाजा तो फिल्मी स्टाइल में सीधा दरवाजा तोड़ा फैक्ट्री का, और सीधा ट्रक कहाँ, फैक्ट्री कमरे में ही सीधा यही घुसेड़ दिया सीधा। है कि नहीं बात? बायर कह रहा है पागल, तूने गेट तोड़ दिया, नुकसान कर 10,000 का, तूने नुकसान कर दिया, गेट ही तोड़ दिया, है ना। गेट भी कच्चा था उसका, लकड़ी का होगा। वो कह रहा भैया सामान उतार जल्दी, बहुत जल्दी में सामान उतार। अब उसने सामान उतार लिया, यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी इसने तुम्हें क्या नहीं दिए थे, तुम अभी भी अनपेड हो। अब कौन सा राइट लगेगा? अब अब कौन सा राइट लगेगा? लियन लगेगा। लियन कहाँ लगेगा? सामान तुम्हारी मुट्ठी में ही ना है। स्टॉपेज लगेगा। कैसे लगेगा स्टॉपेज? गोडाउन से फैक्ट्री में खड़ा है ट्रक। अब ना मुन्नी ना, अब कौन सा राइट लगेगा? जज साहब ने बोला राइट अगेंस्ट द गुड्स तो बेकार, अब लगेगा राइट अगेंस्ट बायर। ठीक है। अब ये बात मैंने तुम्हें कहाँ बता दी थी? ये बात देखो तुम्हें यहां लिख रखी है, क्या लिखा है? राइट अगेंस्ट द गुड्स लियन स्टॉपेज रीसेल। अब ये राइट लग ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सामान कहाँ खड़ा है, तो क्या लगाऊंगा? तो राइट अगेंस्ट द गुड्स को क्या बोलते हैं? जस्ट इन रैम। अब क्या लगेगा? जस्ट इन पर्सोनम, है ना। ये मैंने पहली क्लास में तुम्हें बताया था कि जब गुड्स के ऊपर अधिकार खत्म हो जाए तो फिर गुड्स के लिए लड़ना, फिर बायर के साथ हाथापाई करनी है। अब हाथापाई तक बात पहुंचेगी, ठीक है। जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाथापाई तक बात पहुंचने दो। उसे बोलेंगे राइट अगेंस्ट द, और राइट अगेंस्ट द बायर बहुत आसान है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले बोला अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो बहुत सारी बातें तुमने सेल्स ऑफ गुड की पढ़ ली। तो राइट अगेंस्ट द बायर राइट इन पर्सोनम हो गया। पहला राइट क्या करोगे? पहले तुम क्या बोलोगे? भाई माल तो तेरे गोडाउन में पहुंचा दे सनी देवल ने, मैं पैसे निकाला, ना मैं तुझसे सामान ले रहा, ना मैं जब्त कर रहा, ना मैं रोक रहा, तू क्या कर, पैसे दे, बात खत्म हो गई। ठीक है। ये जो है ना राइट अगेंस्ट द बायर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आया, बताऊंगा क्या आया था नवंबर 22 में ना। अगला दावत है ना, दावत शूट फॉर। अगला क्या हो सकता है बताओ? सनी देओल कहाँ पहुंचा? बायर के पास। बायर कह रहा है मैं तो नहीं ले रहा सामान, हाँ, लौट जा वापस। वापस
वापस चला जाएगा पटेल। स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, है ना। खासकर जब पेरिशेबल नेचर का, तो मांगो नहीं मांगो। तुमने भाई साहब 1000 किलो लड्डू भेज दिए उसके यहाँ, 1000 किलो, और जिसके लड्डू भेजे वो कह रहा मैं तो नहीं लड्डू, मैं तो शादी कैंसिल हो गई। तुम कह रहे हो भाई तेरी शादी कैंसिल होगी तो मैं 1000 किलो कहाँ भेज दूंगा लड्डू पैसे देने। फायर पता क्या बोल रहा है, फायर कह रहा है मैं रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं। तो बताओ इसको तुम कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में क्या बोलते थे? कौन सा ब्रीच? भूल गए? क्या बोलते हैं इसे? एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच को यहाँ बोल दिया ये, तो आप क्या करोगे? डैमेजेस क्लेम कर लो। ये लिखा रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच लगेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है वही। अगली बात, अनपेड तो तुम हो, अनपेड सेलर हो, लेकिन गुड्स कहाँ पहुंच गए? अब गुड्स तो ले नहीं सकते, पैसा क्लेम करोगे। तो जैसे हमने कहा पैसे के साथ क्या क्लेम कर लेना? ब्याज। सेलर में ऑल्सो रिकवर द इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर। अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से चार्ज करना? पेमेंट की ड्यू डेट से। इंटरेस्ट इट बिकम ड्यू फ्रॉम द डे, जब तुम बायर को नोटिस भेज दोगे कि भाई इस दिन तक मेरा पैसा दे दे ना, इस दिन के बाद, इस दिन के बाद से इंटरेस्ट भी लगेगा उस दिन से, ठीक है ना। राइट। और अगर कोई एग्रीमेंट है उस दिन से चलेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो सेलर बायर को बता देगा भाई इस दिन तक मेरा पैसे दो वरना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हो गया राइट अगेंस्ट द बायर। बात समझ में आ गई? अगला आता है राइट ऑफ। अब पता है ये आया था नवंबर में आए, बच्चों ने ये नहीं लिखा, बच्चों ने लिख दिया राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर, क्योंकि बच्चा वही पढ़ के जाता है, अनपेड सेलर अनपेड सेलर। तो पूछा क्या, बायर का राइट क्या है? बच्चे पता क्या लिख के आए? बच्चे लिख के आ गए ये सेलर का राइट क्या है। भैया सेलर का राइट अगेंस्ट द बायर अलग है, बायर के राइट अगेंस्ट द सेलर। क्वेश्चन आया राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर, बच्चे लिख के क्या रहे? ड्यू फॉर द प्राइस, ड्यू फॉर डैमेजेस, ड्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट, यही तो थे। 0 नंबर, मेहनत भी बेकार, रटना भी बेकार, 0 नंबर। अरे क्वेश्चन में पढ़ तो लो, वो किसके राइट पूछ रहा है? वो बायर के राइट पूछ रहा है। बायर के राइट पूछने का मतलब है यहाँ सेलर ने बेईमानी की है। बायर के राइट पूछने का मतलब क्या है? हाँ, सेलर बेईमान है, चालू सेलर क्या दे, सेलर क्या है? सेलर अनपेड नहीं है, सेलर को पेमेंट मिल गई, सेलर ने माल नहीं दिया, सेलर चोर है यहाँ। और ऊपर जो पढ़ा था उसमें बायर चोर था। अब खुद पढ़ने की जरूरत नहीं, आसान बात है। बायर सेलर के ऊपर किस बात का केस करेगा? हाँ, मैंने पैसे दिए तो माल नहीं भेजा, तो पता क्या केस करेगा? स्यू फॉर नॉन डिलीवरी। पैसे लिए बैठा है, सामान कौन देगा? तुमने अमेजोन पे प्री पेमेंट कर दी, तो अमेजोन पे किस बात का केस करोगे? पेमेंट ले रखी है, सामान ना भिजवाया अभी तक। तो राइट ऑफ द बायर पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। ये लिखी बात, अगर सेलर ने तुम्हारे यहाँ सामान भेजने से मना कर दिया तो बायर स्यू कर सकता है सेलर के लिए। एग्जांपल पढ़ लो, MP माइनस CP ले लेना, है ना। सामान नहीं भिजवाया, एंटीसिपेटरी ब्रीच या एक्चुअल ब्रीच, क्या ले लेना? MP माइनस CP ले लेना।
अगला बायर का राइट, सेलर चोर है, सेलर चोर तो बायर क्या करेगा? क्या बात तुम पहले पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हो? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। ये तो था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर फीस वापस मत दो, पढ़ाना पढ़ो जल्दी। ये बात हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं वो बातें वही लिखी हैं, क्योंकि राइट तो वही है ना। क्या पढ़ लिया? अगला, सेलर चोर है, कौन चोर है? सेलर चोर, बायर क्या करेगा? डैमेजेस लेगा वारंटी के। शेरवानी की जगह सेलर ने बटन नहीं भेजे, शेरवानी भेज दी, तो सेलर से तुम डैमेज लोगे, वही तो लिखा है वारंटी, अगर बटन नहीं है ना, राइट। शेरवानी वाला एग्जांपल दिया था, वारंटी वही वाली बात है। अब भैया बताओ, शेरवानी भी तो गुड्स ही है, मूवेबल है कि नहीं है? तो जो वहां लिखा है वो यहाँ लिख दिया उन्होंने, बस वहां सेक्शन कुछ और था। हाँ नहीं, वो तो सेल्स ऑफ गुड का ही था, 12(3), बस वो वारंट वो यहाँ ले लो तुम। क्या लिखा है? बायर में सेटअप अगेंस्ट द सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी इन रिडक्शन ऑफ द प्राइस, है ना, कि भैया मार्केट में दाम इससे गिर गया, इसकी मुझे क्या दे दे? डैमेजेस दे दे, या फिर स्यू द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। जल्दी पढ़ लो। सेम, सेम कैसे वाला? रेडियो वाला। इम्प्लाइड वारंटी में भी यही केस पढ़ा है हमने। इम्प्लाइड वारंटी में क्या था? अनडिस्टर्ब पोजीशन वाला केस, है ना। सेलर चोर निकला, बायर और क्या करेगा? रिप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, वेयर सेलर रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी, है ना, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, बायर, बायर क्या करेगा? इसे क्या बोलोगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय द सेलर। नहीं, पहला कयामत के दिन का इंतजार करोगे, याद आ गई बात? एवरी वर्सेस वुमन, कयामत के दिन का इंतजार करोगे, या तुम्हें लग रहा है कयामत के दिन का कौन इंतजार करेगा, उसी दिन क्या कर दो? तो ये बिल्कुल सेम है सेक्शन 39 की तरह, है ना। सेलर चोर है, तो बायर क्या बोलेगा? इंटरेस्ट जो उसने एडवांस दे दिया होगा, बायर कहेगा भाई तूने मुझसे लाख रुपए एडवांस दे दिए, तूने गुड्स नहीं भेजा, ये लाख रुपए बैंक में डालता तो बैंक ब्याज देता नहीं देता, ला ब्याज निकाल। तो बायर सेलर से ब्याज चार्ज करेगा। तो क्वेश्चन में, एग्जाम में पढ़ लेना, क्वेश्चन में राइट ऑफ बायर पूछ रहा है या राइट ऑफ सेलर? भैया राइट ऑफ बायर पूछता है, बच्चा राइट ऑफ सेलर लिखाता है ना। अनपेड सेलर में, अनपेड सेलर के राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा होगा अनपेड सेलर का राइट, है ना, अनपेड सेलर का राइट। अनपेड सेलर क्या राइट है? राइट अगेंस्ट द गुड, राइट अगेंस्ट द बायर, है ना, राइट अगेंस्ट द गुड लियन और सब क्या कहते हैं, स्टॉपेज, रीसेल, और राइट अगेंस्ट द बायर। तो राइट अगेंस्ट द बायर अनपेड सेलर का राइट है, ये हमने क्या पढ़ा? राइट अगेंस्ट द, यहाँ राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, या राइट अगेंस्ट द सेलर है। दोनों को ध्यान से पढ़ लेना, पूछ क्या रहा है। और आखिरी टॉपिक सेल्स ऑफ गुड का ऑक्शन सेल, जो तुम मुझसे शुरू में पूछ रहे थे, मैंने कहा था ना ऑक्शन सेल एंड में पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड में कवर कर रखा है। पहले मुझे बताओ, ऑक्शन सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ऑक्शन सेल के बारे में कहाँ पढ़ चुके हैं? हाँ, एक तो टैसिट पढ़ा था, टैसिट भी, और इसके बारे में और क्या पढ़ा था? ऑक्शन सेल क्या होता है? ऑफर नहीं, इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो ऑक्शन सेल इज द इनविटेशन। केस का नाम क्या था? पागल हो रही है।
इनविटेशन टू, वो तो टैसिट है हैमर। मैं इनविटेशन टू ऑफर का केस पूछ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में है वो। तो जनरल ऑफर है, कोई नहीं, देख के बता दो। हाँ तो केस का नाम बताओ ना। फार्मास्यूटिकल तो विंडो उसका होता है, वो तो मॉल का होता है कि मॉल में तुमने वो भर लिया। हाँ, फार्मास्यूटिकल के आसपास ही मिलेगा, वो तो फार्मास्यूटिकल हो गया ना। ऑक्शन सेल का पूछ रहा हूँ मैं केस। क्या था सर? एनिवर्सरी निकर्सन पढ़ के देख लो। हैरिस वर्सेस निकर्सन केस लॉ का नाम था। ऑक्शन सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ चुके हैं। ऑक्शन सेल एक तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है और साथ में वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। इसमें होता क्या है, जो सबसे बड़ी बोली लगाता है उसे बोलते हैं बिडर, और जो टीवी में या न्यूज़पेपर में ऐड आता है उसे बोलते हैं इनविटेशन। माल किसको बेचा जाता है? अगली बात, अब इसे कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जिसका माल, जिसके सामान की बोली लग रही है, क्या वो खुद बोली पे बोली लगा सकता है? लगा सकता है। नहीं, जैसे वो पिक्चर आई थी ओम जगदीश, अनिल कपूर अपने घर पे बोली लगाता है। किसी कई बार मजबूरी में सामान बेचा जा रहा होता है, लेकिन भैया क्या करते हैं वो, तो जज साहब कह रहे हैं आप तुम चाहो तो अपने घर पे क्या लगा सकते हो, अपने सामान पर ही बोली लगा सकते हो। ये लिखी बात। अगर तुम अपने सामान पे बोली लगा रहे हो तो तुम्हें ये वकील को लिखवाना पड़ेगा कि सामान पे बोली लग रही है, मैं सामान का मालिक हूं, मैं भी बोली लगाऊंगा, तो तुम ये लिखवा देना। अगर लिखवा दिया, ना 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 ना, पहले लिखवाना पड़ेगा। हाँ, चाहे रेट बढ़ा ले, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर तुमने अपना राइट रिजर्व नहीं रखवाया तो फिर अपने सामान पर बोली नहीं लगा सकते। जज साहब ने कहा ये दोनों पॉइंट एक साथ समझने वाले हैं। जब भी सामान की बोली लगेगी और सामान अलग अलग रखा है, जैसे फर्नीचर अलग है, टीवी अलग है, पंखे अलग है, तो पूरे सामान की एक बोली नहीं होती, अलग अलग सामान की अलग बोली लगाई जाती है। लिखी बात, हर एक लॉट की सेपरेट बोली होती है। बोली का तरीका क्या होता है? पुराने जमाने की तरह फॉल ऑफ हैमर, या आजकल के आईपीएल के जमाने की तरह बैनर उठा दो, या स्टोरेज वॉर की तरह चिल्ला चिल्ला के बोल लो, जो मर्जी हो लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन घर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, सिविल सर्कुलेट में कवर नहीं होगा, वो तो मैंने एग्जांपल दे दिया। अच्छा, एक बंदा कह रहा है 1 करोड़ 1 करोड़ 2, 1 करोड़, फिर अरे चलो 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 भैया, आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी, मैं जो जो उसने बोल दिया भैया मेरे इतने पैसे नहीं है भैया, अरे भैया अरे मेरे पैसे नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, भग लिया। तो वकील कह रहा, वकील जो बोली लगवा रहा है वो कह रहा है क्या कर रहा है तू, मजाक चल रहा है? कह रहा भैया मैं तो मैं देख रहा था भैया, है ना भैया, सॉरी भैया सॉरी, मुझे लगा कोई 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 5 लाख कुछ ऐसे बोले, अरे नहीं बोले भैया मेरे पे नहीं है पैसे। क्या वो अपनी बोली आप विड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता, गलत जवाब कर सकता है। हाँ, उसे थोड़ा जुर्माना देना पड़ेगा मजे लेने का, पर कर सकता है। अगर जब पैसे नहीं है तो क्या कहां से लाएगा वो? मान लो सेट ना उसके पास करोड़ रुपए की, मान लो भैया तुम, मान लो भैया क्या कहते हैं, तुमने बोली लगाया तो तुम अपने पापा के ऐसे थोड़ी बेच दोगे, फिर घर बेच, तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन मैं पहुंच गया बस, तो छोटा मोटा जुर्माना है ना, 40-50 हजार रुपए का, 1 लाख रुपए का, उसके हिसाब से तुम्हारे ऊपर लगा दे, ताकि तुम मजे ना ले, अगली बार मजे ना लो। अच्छा, बोली किससे शुरू होगी? 1 रुपए से। विराट कोहली की बोली लग रही है आईपीएल में, 1 रुपया, बेइज्जती कर दो विराट कोहली की। हाँ, उसको बोलते हैं रिजर्व प्राइस। क्या बोलते हैं? तो वो बोली लगाने वाले पहले बोल देते हैं भैया देखो विराट कोहली के ऊपर बोली लग रही है तो 5 करोड़ तो 5 करोड़ तो शुरू, 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात, ये ना कि विराट कोहली है 11 रुपए मेरी तरफ से। 5 करोड़ से शुरू होगी बात
ये इतनी बेइज्जती मत करो यार किसी है ना। तो 5 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते तो कई दिन लग जाएंगे। तो किसी भी सामान की बोली उसके मार्केट वैल्यू को जज करके होती है, रखी जाती है बेस प्राइस। तो बेस प्राइस जो होगा उसे बोलते हैं रिजर्व प्राइस। ठीक है ना, राइट। अच्छा एक और बात, अगर ये बात पकड़ी गई कि किसी ने बंदे ने अपनी बोली बढ़वाई है जानबूझकर, जैसे फिल्मों में हीरो करता है ना, 1 करोड़ हीरो बोल रहा है 10 करोड़, विलन बोल रहा 15 करोड़, हीरो बोल रहा 50 करोड़, विलन बोल रहा 100 करोड़, है ना, हीरो चुप हो जाता है। तो विलन को कहता है तुमने क्या सोचा कि तुम्हें तुमने खरीदा नहीं, तुम्हें तुम्हें बेचा गया है, जबरदस्ती इसकी बोली। अब ये बात पता लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड वॉइड? गलत जवाब, सर, ये बोली तो कोई भी लगा सकता है। वॉइडेबल। लेकिन तुम जानबूझ के बोली बढ़वा रहे हो ना, तो वो जो विलन है, विलन है ना, विलन चाहे तो केस कर सकता है कि ये जो प्राइस था, है ना, 20 करोड़ का, मुझे ये 100 करोड़ में मिला है, जिसमें जानबूझकर इस सामान की बोली बढ़वाई गई है, बेईमानी से बढ़वाई गई है, कि इनको पता था कि मुझे खरीदना ही। तो कॉन्ट्रैक्ट कई बार बच्चे पता क्या लिख के आते हैं, वॉइड लिख के आते हैं। वॉइड नहीं है, क्या होगा, वॉइडेबल होगा, क्योंकि जब वो विलन पुलिस स्टेशन जाएगा तभी तो कैंसिल होगा। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो भैया वॉइड मत लिख के आना, क्या लिख के आना है, वॉइडेबल। मर्जी है, वकील बताएगा, मैं वकीलों के हाथ में है, तो चाहिए कोर्ट के हाथ में। ठीक है ना। और भैया आखिरी बात, जीएसटी की बात कर लेते हैं। ये बताओ, हाँ है, खत्म तो हो गया, यही तो बचा जीएसटी, बाकी तो सत्संग की बातें हैं, आगे की बातें सत्संग की बातें। पढ़ ले जीएसटी के बारे में, खत्म करो फिर बात। ये बताओ, मैंने तुम्हें सामान बेचा, तुमने खरीदा, सामान डिलीवर होना था जुलाई में, मान लो अभी चल रही है अप्रैल, जुलाई में डिलीवर होना था। फाइनेंस मिनिस्टर ने, सीतारमन ने मजे ले लिए, सीतारमन जी है ना, ताई हमारी, ताई ताई ने मजे ले लिए, अरे ताई हमारी सीतारमन ताई आ गई, कहने लगी मान लो मुझे तुम्हें कार बेचनी थी। ताई बोलने लगी जब तुम्हारी डील हुआ तो जीएसटी था मान लो 18%, अब कार पे जीएसटी होगा 28%। मैंने कहा ताई 10% बढ़ा दी सीधा, क्यों नहीं लगेगा? ताई कह रही कहीं लगेगा क्यों नहीं, टैक्स बढ़ाया भैया, देना तो पड़ेगा। और जो जीएसटी जो होता है, जीएसटी जीएसटी रात 12 बजे से लागू हो जाता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आती है रात 12 बजे से। इनकम टैक्स में जो बातें होती हैं वो अगले साल 1 अप्रैल से लागू होती हैं, जीएसटी रात 12 बजे लागू हो जाएगा। अब ताई ने आज बोल दिया मान लो मई में, रात 12 बजे से कार पे जीएसटी। अब ताई तो कह के चली गई या तो तुम भरो या तुम भरो, 10 लाख की कार थी, 10% का जीएसटी हो गया, लाख रुपए बढ़ गए। अब बायर देगा सेलर देगा, तुम तो बोलोगे सेलर देगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे, मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगे। बिकी नहीं है, बुकिंग हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं, बिना कानून पढ़े फैसला कर रहे हो। तो ताई कह रही है भैया देखो मैंने तो बोल दिया टैक्स के बारे में, अब तुम पढ़ लेना सेल्स एग्रीमेंट में, सेल्स एग्रीमेंट में लिखा है अगर टैक्स का रिवीजन हुआ है यानी टैक्स बढ़ गया है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे, वेयर टैक्स इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड या माफ, है ना, तब भैया क्या होगा, तो दावत हो रही है यहाँ, है ना, दावत में चलेंगे क्लास के बाद, है ना।
पार्टीज को बोला जाएगा कि अपने प्राइस को क्या करो, प्राइस बढ़ाओ। अब प्राइस बढ़ने के बाद आया टैक्स का जो बढ़ गया ये 1 लाख रुपए, वो कौन देगा, बायर। अब सुनना ध्यान से, खतरनाक बात ये है, बायर को पे करना है प्राइस वेयर द टैक्स इंक्रीज एंड मे ड्राइव बेनिफिट ड्यू द टैक्स, है ना, राइट। अगर टैक्स बढ़ेगा तो बायर पे करेगा और टैक्स घटेगा तो बायर को फायदा होगा। बायर के ऊपर बात डाल दी। सेलर क्या कर देगा, सेलर ऐड कर देगा प्राइस में टैक्स, घटना मतलब घटना, ठीक है ना। तो किसके ऊपर डाल दिया सारा लोचा, लेकिन साथ में जज साहब ने बोल दिया अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर, है ना, बता देना कि बायर पैसा नहीं देगा, टैक्स कौन भरेगा। अगर तुमने इसके विपरीत कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसके उलट क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब जज साहब ने बोल दिया कि ताई ने रेट बढ़ाए हो या घटाए हो, इट इज ओपन टू द बायर एंड सेलर टू मेक द कंडीशन रिगार्डिंग द टैक्सेशन। अब सेलर बायर से लेके दे या अपने पास से दे, ये तुम दोनों डिसाइड कर लेना कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर। तो पहले जब हम खरीदते हैं ना सामान, बुकिंग करते हैं, तो ये लिखी जाती है। और 100% हमारे देश में क्या लिखी जाती है, इफ देयर इज अ रिवीजन इन द प्राइस बायर विल पे, इफ देयर इज अ कर्टेलमेंट ऑफ द प्राइस बायर को रिफंड दे दिया, बायर उतने अमाउंट को देने की जरूरत नहीं है। मतलब जीएसटी कटने के बाद गाड़ी रह गई 9.5 लाख की, तो बायर 9.5 लाख दे देगा। जीएसटी बढ़ने के बाद गाड़ी हो गई 11 लाख की, तो 1 लाख बायर दे देगा। और हम इस पे साइन भी करते हैं, टीएनसी अप्लाई लिखा होता है ना, उसे पढ़ लेना। तो प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी होती है, सेलर अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेता है। सेलर कहता है जीएसटी बढ़ा तो बायर का, जीएसटी घटा तो बायर, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लूंगा, जीएसटी का मामला सब बायर का है। पढ़ लो जल्दी से एग्जाम्पल, खेल खत्म करो। ओके टेस्टेड, ठीक है। और सत्संग की बात तो पता लगी गई, है ना। जून में बेइज्जती हो जाएगी तो लोग बेइज्जती ही करेंगे, है कि नहीं बात। और अगर पास हो गए, ठीक है ना, राइट, तो फिर लोग कहेंगे भैया उससे पूछ ले भाई उनने कैसे पढ़ाई की थी। और फेल हो गए, हाँ, है कि नहीं बात, राइट। तो ये कुछ सक्सेसफुल लोगों की निशानी है, जो लोग सक्सेसफुल हुए कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, राइट, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हैं। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो भी हेल्थ के लिए टाइम निकालो, आधे घंटे वॉक कर लो, जिम कर लो, सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो। इन सबसे क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस रिलीज होता है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है ना, मेडिटेशन करने से, राइट। परांठे नहीं खाने पेल पेल के, ठीक है ना। एग्जाम के लिए एग्जाम डाइटरी फूड होता है, वो खाना होता है ना। जैसे ये ओट्स खा लिए, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए जो आपके दिमाग को सुकून दे के अपडेट करे, आपको कॉन्फिडेंस लाए कि यार मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी चाहिए आपको हमेशा, ठीक है ना, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया क्या करना चाहिए सर, आज का टास्क, टुडेज टास्क बनाना है। ये अमीर लोगों की और सक्सेसफुल लोगों की कहानी रहती है कि वो सुबह बना के रखते हैं कि आज मुझे ये काम कर देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बनाया कि आज भैया ये चैप्टर निपटा देना है, तो भैया जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये निशानी होती है कि भैया अपना काम टाइम से करना है। तो पहले ही सोचा करो भैया मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। और मेरी बात याद रखना हमेशा, टारगेट जो होता है ना पढ़ाई का, वो कभी भी इसमें नहीं होता, आवर्स में नहीं होता। तुम ये सोच के मत बैठो कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा। टारगेट इज नेवर इन टर्म ऑफ आवर, टारगेट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ टॉपिक या चैप्टर।
घंटे मत बैठो, घंटे तुम पास कर लोगे, चैप्टर पास करना मुश्किल है। तो टारगेट पढ़ाई का चैप्टर होना चाहिए, टाइम नहीं होना चाहिए। अब उसमें चाहे कितना ही टाइम लग जाए, अब तुम्हारा चाहे 2 घंटे लग जाए बढ़िया बात है, उस चैप्टर को खत्म करने में 6 घंटे लग जाए तो भी बढ़िया बात है। तो टारगेट शुड बी इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ आर। क्योंकि किसी को कह दो 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो टाइम पास करके बैठा रहेगा वो किताब खोल के, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होगा। ये तुमने खुद भी कर चुके हो, अपने साथ भी कर चुके हो। तो तुम्हें कब उठना है, जब वो चैप्टर ही खत्म क्यों ना हो जाए, चाहे उसमें पूरी रात क्यों ना निकल जाए। फिर अगर सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, अगर खत्म करना है तो फिर चाहे पूरी रात क्यों ना निकल जाए, जब भी सोऊंगा जब वो खत्म हो जाएगा, है ना। राइट। चीजों को क्या करना पड़ेगा सर, और तुम अभी रिवर्स में चल रहे हो। तो मान लिए सोशल मीडिया प्रायोरिटाइज है, पैसा और कैरियर सेकेंडरी है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैरियर को और पैसे को प्राइमरी करना पड़ेगा। ये पैसा खुद ही कमाना है, पापा से थोड़ी लेकर रहना जिंदगी भर, वो प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, राइट। और सोने से पहले आपको पता होना चाहिए मेरा काम, ये वो 10 सक्सेसफुल लोगों की निशानियां हैं जो कई 100 सालों से इंटरव्यू लेकर, है ना, रिसर्च के बाद सामने आई कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन 10 चीजों पर ही अमल करते हैं, 10 से ज्यादा चीजों पर वो अमल नहीं करते। वो सिर्फ 10 बातों का ध्यान रखते हैं कि सोने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा काम हो चुका है, खत्म, नहीं हुआ तो मैं सोऊंगा नहीं। उठते ही मुझे पता होना चाहिए आज का मेरा ये काम है ना। जल्दी उठना, ध्यान करना, ठीक है, ताकि आपकी माइंड बॉडी रिलैक्स रहे। और ध्यान करने से क्या होता है, चीजें शार्प होती, एकाग्रता आती है, ठीक है ना। वो सक्सेसफुल लोगों की क्या है सर, निशानी है, वो प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है ना। राइट। अंबानी जी को शादी में बुलाओगे ना, शायद वो ना आए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी शादी में जाना ही नहीं है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमेशा क्या होती है, शादी में जाना होता है, पढ़ाई सेकेंडरी होती है। अरे दावत तो है कम से कम आज। तो वो प्रायोरिटी सेट करते हैं सक्सेसफुल लोग कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना, चाहे सामने वाला बुरा मान जाए, ठीक है ना। राइट। उन्हें इससे मतलब नहीं होता, उनको अपनी प्रायोरिटी पता होती है उसके लिए क्या जरूरी है। तो ये वो 10 बातें इसलिए लिख के दी हैं जो मुझे लगा कि हाँ सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर कुछ बातें तुमने फॉलो कर ली तो तुम भी क्या होगे सर, सक्सेसफुल हो जाओगे, है कि नहीं बात। हेल्दी खाना खाना, ठीक है, राइट। तो तुमने देखा होगा जितने भी अमीर अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा मोटे नहीं होते, बस थोड़े बहुत इंडिया के छोड़ दो तो, अंबानी अडानी। लेकिन अगर तुम देखोगे, है ना, एप्पल का सीईओ टिम कुक पतला सही है, मार्क जुबर्ग, है कि नहीं बात, राइट, एलॉन मस्क, मैंने बात। तो ये वो लोग फॉलो करते हैं कि ध्यान करना, डाइटरी फूड खाना, ठीक है, राइट। इंडिया में भी छोड़ दो अगर अंबानी अडानी को, तो बाकी लोगों को देखो तो रतन टाटा, है ना, राइट। या तुम कह दो मुकेश अंबानी, चलो थोड़े हेल्दी हैं, कई बार कुछ बीमारी की वजह से भी हो जाता है। उनके भाई हो गए अनिल अंबानी। तो बहुत सारे लोगों को तुम देखोगे तो ये 90% लोग यही फॉलो करते हैं, जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं और सक्सेसफुल लोग हैं, है ना। समझ में आई ना। अब क्रिकेटर फिल्म स्टार तो उनकी पर्सनैलिटी को ही ऐसे डेवलप करना पड़ता है कि वो डाइटरी फूड ही खाएंगे, वो कुछ ऐसे उल्टा सीधा खाएंगे नहीं। लेकिन इस वाले पॉइंट के अलावा वो बाकी चीजें भी क्या करते हैं सर, फॉलो करते हैं, है ना। जितने भी फिल्म स्टार तुम देखोगे तो वो योगा कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, वो वीडियोज भी निकालते हैं ना इस तरह की, राइट। ब्रेकफास्ट उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, चीजों को प्रायोरिटाइज करना ये इंपॉर्टेंट होता है, विजुअलाइज करना। और सबसे खतरनाक चीज है आखिरी पॉइंट, की रात को सो रहा हूं तो तब इसलिए चैन की नींद आएगी क्योंकि मैंने वो काम कर रखा है। तो चैन की नींद अगर लेनी है तो चैन से सोना है, तो जाग जाने वाली कहानी है। सोने का ही नहीं है तो मेरा काम पूरा ना हो, सोना ही नहीं है। अगले दिन सुबह अपना टास्क लिखा होना चाहिए, रात को सोने से पहले उस टास्क के आगे क्या लिखा होना चाहिए, कंप्लीट, है ना। तो टास्क में बताया कि भैया ये चीज मैं इतने घंटे में कर सकता, तो उसे करके ही सोना है, ठीक है। तो फिर भी आप फिर अपने जीवन में सक्सेसफुल और अमीर दोनों, सक्सेसफुल हो गए तो अमीर ऑटोमेटिकली हो जाओगे, है ना, राइट। तो उम्मीद है ये बात का तुम पालन करोगे, इसमें तुम्हें नोट्स में लिख के बातें दी है। अगली क्लास में शुरू करेंगे अगला चैप्टर, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।